राधे राधे, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ईमानदारी से अध्ययन कर रहे होंगे। आईसीटी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिरुद्ध सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम था वंशानुक्रम एवं वातावरण। कल की क्लास में मैंने आपको जाना कि वंशानुक्रम आखिर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक सामान्य सी परिभाषा मैंने बताई थी कि माता पिता में वह विशेषताएं जो उनके पूर्वजों के द्वारा उनको प्राप्त हुई हैं, यही विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली संतानों में जाती रहती हैं। इसी को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा थी। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों की वंशानुक्रम की परिभाषाओं का मैंने अध्ययन। वंशानुक्रम के कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे, उनके बारे में भी बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि अध्येता यानी कि जो अधिगम कर रहा है बालक, उस पर वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट होता है। इसको माफी चाहूंगा, क्या इफेक्ट होता है बच्चे पर, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अध्ययन किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और किस पर क्या प्रभाव होता है ये भी दिखाया गया है एक टेबल के रूप में। देखिए, यहाँ पर पहला जो इफेक्ट है, कह रहा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। ये अध्ययन किया है हमारे मनोवैज्ञानिक कॉल प्रेसन ने। इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जो सवाल पूछेगा वो ऐसा पूछ सकता है कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पर अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, किसके संबंध में? वंशानुक्रम के संबंध में। तो आपको इजीली मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है बस, और कोई ज्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा। तो मतलब ये कहना चाहता है कि जो शारीरिक लक्षण माता पिता में होते हैं, वही शारीरिक लक्षण उनकी संतानों में भी आते हैं। अर्थात वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है किस पर? शारीरिक लक्षणों पर। नीचे लिखा है व्यवसायिकता का प्रभाव। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जिनके पूर्वज जो व्यवसाय करते थे, उनके बच्चे भी वही व्यवसाय कर रहे हैं या फिर वह व्यवसाय करने में माहिर हैं, दूसरा व्यवसाय नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यह किसकी देन है? वंशानुक्रम की देन है। और आप जानते भी तो है, आपने देखा होगा दोस्तों, एक प्रजाति होती है सुनार, जो सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा ये जो जाति है, इनके पूर्वज भी सोने के चांदी के आभूषण बनाते आए थे, उनके बच्चे भी वही आभूषण बना रहे हैं, और उनके बच्चे भी वही आभूषण बना रहे हैं। मतलब यह इस व्यवसाय को करने में वो श्रेष्ठ है। तो ये जो इफेक्ट आप देखने को मिल रहा है हमको, ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? ये मिल रहा है वंशानुक्रम की वजह से। तो इस बात को भी आप समझ रहे होंगे, हमने जो भी आपको बताया। आगे प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, इसकी एक कहानी है। इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो हुआ क्या, मनोवैज्ञानिक ने अमेरिका में श्वेत प्रजाति के लोगों एवं काले प्रजाति के लोगों पर अध्ययन किया। और आप जानते हैं कि अमेरिका में दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं, श्वेत भी काली भी।
उसने श्वेत प्रजाति के लोगों और काले प्रजाति के लोगों पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पाया कि श्वेत प्रजाति के लोगों के अधिगम में अच्छे अंक आ रहे हैं बजाय किसके, काले प्रजाति के लोगों को। मतलब श्वेत प्रजाति के लोग अधिगम में, मानसिक विकास में आगे हैं किससे, काले प्रजाति के लोग। इसीलिए इसने कहा कि हो ना हो, वंशानुक्रम का प्रभाव जो है यह प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी होता है, ये कहना चाहता है। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों पर जो इफेक्ट है ये दिया है दोस्तों हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। मतलब ये कहना चाहता था जिस माता पिता में जिस माता पिता में जो भी मूल प्रवृत्ति होगी उसकी आने वाली संतानों में भी वही मूल प्रवृत्ति होगी, सेम। समझ रहे हैं, ये कहना चाहता है कि आपने देखा भी होगा दोस्तों, जिस परिवार के दादा दादी क्रोधित होते आए हैं, क्रोध नामक संवेग उन पर हावी है, तो आगे आने वाली संतान भी वैसे ही क्रोधित पैदा हुई है। जिस परिवार के दादा दादी गालियां देते आए हैं, अपशब्द बोलते आए हैं, उनकी संतान भी उसी तरह से गालियां देती आई है, अपशब्द बोलती आई है। तो इसीलिए वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर भी होता है, मूल प्रवृत्तियों पर होता है। और इसके प्रतिपादक कौन है प्यारे बच्चों, थॉर्नडाइक है। आगे लिखा है सामाजिकता पर प्रभाव। यहाँ पर सामाजिकता की बात हो रही है और सामाजिकता पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन जो किया है विनसिप महोदय ने किया है। इसको भी समझ लेते हैं। सामाजिकता के प्रभाव की हम लोग बात कर रहे हैं, सामाजिकता का प्रभाव, और इसका जो अध्ययन किया है वह किसने किया, विनसिप ने किया। सामाजिकता पर प्रभाव किसने किया, विनसिप ने किया है। इसको भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या प्यारे बच्चों, विनसिप ने एक परिवार पर अध्ययन किया जिसे हम एडवर्ड वंश का परिवार कहते हैं। उसने देखा कि एडवर्ड वंश ने जब शादी की तो उनकी सामाजिक स्थिति बहुत घटिया थी, चरित्र का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। मैंने क्या कहा, एडवर्ड वंश पर इसने अध्ययन किया, विनसिप ने। किस वंश पर, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा कि किस पर अध्ययन किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसने एडवर्ड वंश पर अध्ययन किया। तो एडवर्ड वंश ने जब शादी की तो उसकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर था, चरित्र भी उसका बेकार ही था, और समाज में भी उसका कोई नाम नहीं था, कोई नहीं पूछता था उसको। इसके कुछ सालों के बाद क्या, कुछ पीढ़ियों के बाद विनसप ने देखा कि जैसी स्थिति एडवर्ड वंश की कई साल पहले थी वैसी आज भी वही स्थिति, सेम कंडीशन है। जब सेम कंडीशन है तो विनसिप जान गया, क्या जान गया, कि हो ना हो जो सामाजिकता पर इफेक्ट होता है ये वंशानुक्रम का सामाजिकता पर इफेक्ट भी होता है। मतलब एक ऐसा परिवार जिसकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, आगे आने वाली संतानों की भी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होगी। यह किसकी देन है प्यारे बच्चों, वंशानुक्रम की। आगे चरित्र पर प्रभाव, ये तो बहुत ही जानदार है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए चरित्र पर प्रभाव, और ये इस पर अध्ययन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम प्यारे बच्चों डगडेल है, याद रखिएगा।
डगडेल है। इसको यदि डगडेल को हम जानने की कोशिश करें तो होता क्या है, डगडेल ने एक फैमिली थी जूक, जूक नाम था उसका। इसने क्या किया, जूक परिवार पर अध्ययन किया। जूक परिवार पर क्या किया इसने, अध्ययन किया। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि जूक जो था बेहद आवारा गर्द आदमी था और पूरी तरह से चरित्रहीन था। चोरी लूट करना यही उसका काम था। मैंने बताया नहीं कि जो जूक था बेहद आवारा गर्द आदमी था, पूरी तरह से चरित्रहीन था, चोरी लूट करना इसका काम था। अब होता क्या है, इस जूक ने अपने ही जैसी महिला से शादी की। अपने जैसी, जैसा वह था वैसी ही महिला से ये शादी कर लिया। मतलब जो महिला थी वह भी पूरी तरह से चरित्रहीन थी, चोरी करती थी, डाका डालती थी, गलत कार्यों में लिप्त थी। शादी कर लिया। शादी करने के बाद कई पीढ़ियों के बाद डगडेल ने देखा अब आगे आने वाली जो इसकी संतानें हैं वह ठीक इसी तरह पैदा हो रही हैं। कुछ संतानें चरित्रहीन पैदा हो रही हैं, कुछ संतानें प्यारे बच्चों चोरी करने वाली पैदा हो रही हैं, कुछ संतानें डकैती करने वाली पैदा हो रही हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हो ना हो दोस्तों वंशानुक्रम पर का प्रभाव चरित्र पर भी पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, आपके आसपास कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, भाई पूरी तरह से तो सही नहीं है लेकिन यार 90% तो सही है। जिनके माता पिता चरित्रहीन होते हैं उनके बेटे भी या बेटी भी चरित्रहीन होती है। जिनके माता पिता चोर, रेपिस्ट, मर्डर करने वाले होते हैं, लगभग उनकी संतानें भी चोर, रेपिस्ट और मर्डर करने वाली ही होती। ये हम नहीं कह रहे, हमारे ऊपर मत लेना, ये कह रहा है कौन, डगडेल, क्योंकि इसने अध्ययन करके बताया है। नीचे चलेंगे, ये भी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों एग्जाम्पल है हमारे सामने, लिखा हुआ है महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव जो इफेक्ट है, इस पर अध्ययन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम प्यारे बच्चों फ्रांसिस गाल्टन है। इसने क्या किया, समझिए मेरी बात को, इसने क्या किया, इसने इंग्लैंड में महान लोगों की लिस्ट बनाई, जो अमीर थे, महान थे, समाज में नाम था उनका, एक लिस्ट बनाता है। और लिस्ट बनाने के बाद पाया कि जिस तरह ये लोग महान हैं उसी तरह उनके पूर्वज भी महान हुआ करते थे। मतलब उनका भी समाज में नाम था, इज्जत मिलती थी, रौब था उनका, जिस तरह इनकी संतानों पर है। तो इसका मतलब ये है फ्रांसिस गाल्टन ने यह सिद्ध कर दिया कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर भी होता है, महानता पर भी होता है। आगे लिखा बुद्धि पर प्रभाव। अब यहां से आप ये भी समझ सकते हैं, बुद्धि पर प्रभाव की यदि हम बात करें तो ये कहना चाहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी प्रतिभाशाली पैदा होती हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा यार, हर बार हमारी बात पर मत जाना, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। कल मैंने एक नियम भी बताया था आपको, नहीं तो आप कहने लगे कल तो सर कुछ और कह रहे थे आप। कल कह रहे थे कि कभी कभी विपरीत लक्षणों वाली संतानें भी पैदा हो जाती हैं, और आज आप कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी प्रतिभाशाली पैदा होती हैं। भैया वो नियम अलग था, ये नियम अलग है। ये नियम जो कह रहा है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। हालांकि मैं भी मानता हूं कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, पर हो ना हो कुछ तरह कुछ हद तक तो सत्य है कि प्रतिभाशाली माता पिता या बुद्धिमान माता पिता की संतानें भी बुद्धिमान पैदा होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर भी होता है, बुद्धि पर भी होता है।
आशा करते हैं ये जितने भी इफेक्ट मैंने वंशानुक्रम के आपको बताए हैं, जो प्रतिपादित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं, वो आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। ओके, चलो, तो वंशानुक्रम हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इसकी बात करते हैं, इन्वायरमेंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए आपके सामने इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ चीजें लिखी गई हैं, इसको समझते हैं। चलो, इन्वायरमेंट तो सबको ही जानता है कि वातावरण क्या होता है। तो लिखा है किसी व्यक्ति को चारों ओर से किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण या घेरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण। मतलब तो सिंपल सी परिभाषा है, एनवायरनमेंट में आपने बहुत कायदे से अध्ययन की हो कि हमको दोस्तों जो चारों तरफ से घेरे हुए है, यहाँ पर देखिए लाइट है, कंप्यूटर है, कैमरा है, चेयर है, टेबल है, एसी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है। बाहर निकलेंगे तो दोस्तों पेड़ पौधे मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। तो ये सब हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, यही हमारा क्या है, वातावरण। इसमें वे सभी सामाजिक सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका इफेक्ट व्यक्ति के जीवन पर या व्यवहार पर होता है। अध्येता के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अनिवार्य है। बिल्कुल, यदि कोई अधिगमी अध्ययन बेहतर तरीके से करना चाहता है तो उसके अनुकूल हमें किसका निर्माण करना होगा, इन्वायरमेंट का। मानव के विकास में वातावरण का दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परिभाषाएं हैं कुछ आपके सामने। जे.एस. रॉस की परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मतलब एक ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति, बाहरी शक्ति, जो हमारे ऊपर क्या डालती है, इफेक्ट डालती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। वाटसन की परिभाषा है, वाटसन का तो आपने फेमस स्टेटमेंट सुना होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये विकास के लिए पूरी तरह से वाटसन जो है किसको जिम्मेदार मानता है, ये मानता है वातावरण, एनवायरमेंट को। इसीलिए तो उसने कहा है कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चपरासी कुछ भी बना सकता हूँ। तुम एक दे दो बस मुझे नवजात शिशु, और उसके बाद बोल दो कि इसको ये बनाना, मैं वो बना दूंगा। क्यों बना दूंगा, क्योंकि वह जो भी उसको बनना होगा उसके लिए अनुकूल एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करा देगा। जो प्रोवाइड करा देगा तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। वही लिखा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं से डॉक्टर, वकील, चोर, चपरासी चाहूं जो भी बना सकता हूं। इस प्रकार वाटसन ने किसको महत्व दिया है, एनवायरनमेंट को स्पष्ट किया है महत्व। ये समझ गए ना आप? चलो आगे चला जाए। अब जिस प्रकार वंशानुक्रम का प्रभाव दोस्तों हो रहा था, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं वातावरण का भी प्रभाव कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या होता है, तो भी हम समझ सकते हैं आसान भाषा में। देखिए आगे लिखा है मानसिक शक्तियों का विकास। बिल्कुल गॉर्डन का है जो कह रहा मानसिक शक्तियों का विकास। आप समझ सकते हैं कि मानसिक शक्तियों का जो विकास है, मानसिक शक्तियों का जो विकास है इस पर इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट। मतलब साफ है कि यदि बच्चों की मानसिक शक्तियों को हमें विकसित करना है तो उसके लिए अनुकूल होना चाहिए क्या, बेहतर होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ये किसने कहा है, गार्डन। बुद्धि पर प्रभाव, बिल्कुल इन्वायरमेंट का हमारा बुद्धि पर भी इफेक्ट होता है।
यह साफ है यार। आप पैदा हुए हो भले ही अच्छे घर में, जहां पर सभी लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन तब क्या जब आपको दोस्तों दिन रात के लिए मंद बुद्धियों के बीच में रख दिया जाए। है? मतलब सो के जाग रहे हैं तो मंद बुद्धि से बातें करनी है आपको, पूरे दिन मंद बुद्धि से आपको विचारों का आदान प्रदान करना है, तो आपकी बुद्धि कैसे विकसित हो पाएगी? क्यों? क्योंकि नहीं मिल पा रहा है उचित वातावरण। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि हो ना हो इफेक्ट होता है किस पर? वातावरण का। किस पर? बुद्धि पर। व्यक्तित्व का भी प्रभाव होता है, एनवायरमेंट पर्सनालिटी पर भी प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। भैया हम जिस एनवायरमेंट में रहेंगे वैसे ही तो हमारी पर्सनालिटी बनेगी। हम जुआ खेलने वालों के साथ रहेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे, हम शराब पीने वालों के साथ रहेंगे तो शराब पीना सीखेंगे, हम चोरी करने वालों के साथ रहेंगे, मर्डर करने वालों के साथ रहेंगे, आतंकवादियों के साथ रहेंगे तो आतंकवादी ही बन जाएंगे। इसलिए तो आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी बच्चा अधिगम करने जाता है और रूम पार्टनर का चयन करता है तो वह क्या सोचता है कि हमें यार ऐसा रूम पार्टनर मिले जो रीडिंग में, राइटिंग में, अधिगम करने में बढ़िया हो, अच्छा हो, और वह ऐसी जगह रूम लेना चाहता है जो महंगा भी ना हो और ऐसी जगह हो जहां पर आसपास के जितने भी घर हो वहां पर अधिगम करने वाले बच्चे ही निवास करते हो, ना कि मर्डर करने वाले रेपिस्ट रहते हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना यार, जिस इन्वायरमेंट में हम रहेंगे उसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलेगा, ऐसा लाजमी है। शारीरिक लक्षणों पर फ्रैंक बोजस बोनस का है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे वैसी ही हमारे शारीरिक लक्षण होंगे। अभी मैंने नहीं बताया, बलात्कारियों के बीच में रहोगे तो बलात्कारी ही बन जाओगे, चोरी करने वालों के बीच में रहोगे तो चोरी करने वाले ही बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट प्यारे बच्चों हमारे ऊपर होता है। ये एकदम से सही है 100%। तो ये भी हो गया आपका। आगे वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध क्या है? बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ है, आप देख भी सकते हैं। अधिगमी को विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान योग होता है, दोनों एक दूसरे पर सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं। मतलब एक बच्चा एक अधिगमी है, उस पर वंशानुक्रम और एनवायरमेंट दोनों का दोस्तों बराबर इफेक्ट होगा। आगे वुडवर्ड और मॉरिशस ने व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया है। एक सीटेट में आए हुए क्वेश्चन से पिछले क्लास में मैंने नहीं समझाया था कि वुडवर्ड के बारे में यदि बात करें तो उन्होंने विकास के लिए ना तो महत्व वंशानुक्रम को दिया है और ना ही जो महत्व है वह इन्वायरमेंट को दिया है। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि विकास जो है आपका, ये जो विकास है ये वंशानुक्रम और वातावरण का आप देख पा रहे हैं, इसका क्या है? मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है। ये फॉर्मूले जो देन है ये किसकी देन है? वुडवर्ड की देन है। और वही नीचे लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा हुआ है योगफल नहीं, कभी भी ऑप्शन में योगफल आएगा गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, योगफल नहीं है। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। ये भी याद रखने की आवश्यकता है आपको। मैकाई बार एवं गेज का जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होती है। बिल्कुल, किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक ही उतनी ही आवश्यकता होती है
जितने दूसरे की दोनों एक दूसरे को पृथक नहीं कर सकते। बिल्कुल हमारे विकास के लिए या हमारा कोई निश्चित रिजल्ट निकले, इसके लिए वंशानुक्रम या एनवायरनमेंट को हम अलग नहीं कर सकते। दोनों का इसमें योगदान होता है, दोनों का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है और उसी के फलस्वरूप हमारा कोई रिजल्ट, कोई विकास या कोई परिणाम निकल के सामने आता है। ये बात हो रही है मैकआइवर की। वही लिखा है, एक अधिगमी है, वंशानुक्रम और वातावरण का ये गुणनफल है, मल्टीप्लाई है। बालक है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का मल्टीप्लाई एक डायग्राम से बताया गया है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ओके आगे चला जाए। कुछ बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, इनको आप समझ भी सकते हैं और एकदम सही से लिखा हुआ है जो भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, अध्येता या बालक वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एकदम सही बात है। यहाँ पर दोनों का परस्पर डिपेंडेंट होता है, दोनों का एक समान महत्व होता है, दोनों आपतिकता को दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, दोनों के मध्य अंतर विभेद करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें जो भी लिखी है वो सब सही लिखी है कि किसी भी अधिगमी पर वंशानुक्रम और वातावरण का दोस्तों मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, दोनों परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दोनों का एक समान महत्व होता है, दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों के मध्य अंतर करना, विभेद करना असंभव है, मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर देखा गया है कि शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का दोस्तों क्या योगदान होता है, ये इस स्लाइड में लिखा हुआ है। वंशानुक्रम का महत्व शिक्षा पर क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियों में वंशानुक्रम के द्वारा अंतर आता है। बिल्कुल भैया आप भी जानते हैं कि वंशानुक्रम के द्वारा प्रत्येक बच्चे को, पहले तो ये बात समझिए हमारी सभी बच्चे पैदा होते हैं अपने वंशानुक्रम के द्वारा, तो प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से बुद्धि में, क्षमता में, ग्रहण शक्ति में, तर्क शक्ति में, संवेग में अलग है, यहाँ तक कि शरीर रचना में भी अलग है। भैया सही भी है कि अलग है, अगर अलग नहीं होता मतलब प्रत्येक बच्चे के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होता तो सोचो क्या होता, दुनिया उथल पुथल हो जाती। क्यों? क्योंकि जब अलग नहीं होते, हम समान होते तो सभी या तो डॉक्टर बन जाते, या सभी अध्यापक बन जाते, या सभी पायलट बन जाते, या सभी वकील बन जाते। अब आप ही बताइए दोस्तों, इंजीनियर कौन बनता, पुलिस में कौन जाता, आर्मी में कौन जाता, बताइए। चोरी कौन करता, चोरी करना भी तो जरूरी है भैया, यदि चोरी नहीं करें, अपराध ना करें तो पुलिस और वकीलों का दोस्तों रोजी रोटी खत्म हो जाए। सोचो यदि हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना होता तब फिर तो दोस्तों हमारी शक्ल हमारे दोस्त से मिलती, दोस्त की शक्ल उसके दोस्त से मिलती, सभी एक जैसे होते, हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों। कोई किसी घर में घुस जाता, वहां खाना खा के चला आता, कोई किसी घर में घुस जाता, वहां चोरी करके पैसा लेकर के चला आता, कोई कभी दोस्तों अंबानी का बेटा बन जाता। क्यों? क्योंकि अंबानी के सभी बेटे, पूरे देश के बेटे, पूरे विश्व के बेटे एक जैसे दिखते हैं, अंबानी समझ ही नहीं पाता कौन हमारा बेटा है। या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत महत्व है। तो यही कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, मूल प्रवृत्तियों में अंतर होता है, जब अंतर होता है तो उनको शिक्षा देते समय उनकी मूल प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर के उनको शिक्षा देनी चाहिए।
ये कहना चाहता है। शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान, बिल्कुल हर बच्चा दूसरे बच्चे से शारीरिक रूप से भिन्न है। जब भिन्न है तो अलग अलग ज्ञान करने के बाद उसको शिक्षा दो। आगे अध्येता के सीखने में अंतर, अभी मैंने नहीं बताया भैया, हर बच्चा प्रतिभाशाली थोड़ी ना है यार। कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि है, कोई सामान्य बालक है। तो प्रतिभाशाली बालक को तेजी से सिखाओगे, मंदबुद्धि बच्चे को धीमा, भैया वही तो करोगे। तो शिक्षा में ध्यान देना होगा सीखने के अंतर पर, क्योंकि प्रतिभाशाली तेज सीखेगा, मंदबुद्धि बेचारा धीरे सीखेगा। पीढ़ियों में पीढ़ियों में होने वाले अनुवांशिक लक्षण, बिल्कुल आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों को प्राप्त होते रहते हैं। जब होते रहते हैं तो शिक्षा देते समय इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। लिंग भेद का ज्ञान, बिल्कुल भैया प्रेगनेंसी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये शिक्षा मेल को थोड़ी ना दोगे यार, ये फीमेल को ही दोगे। लिंग को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दोगे ना यार। मासिक धर्म की शिक्षा मेल को थोड़ी ना दोगे यार। ये मासिक धर्म की जो शिक्षा है ये फीमेल को ही तो दोगे ना यार, कि मेल को देने लगोगे। तो कहने का मतलब शिक्षा देते समय लिंग भेद का भी तो ध्यान रखना चाहिए यार। जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर, बिल्कुल दोस्तों हर बच्चा दूसरे बच्चे से जन्मजात गुणों और क्षमता में अंतर, अभी तो मैंने बताया कि बुद्धि में, क्षमता में, ग्रहण शक्ति में, तर्क शक्ति में अंतर पाया जाता है। तो जैसे बच्चे की जैसी क्षमता होगी वैसा ही शिक्षा देना होगा आपको। समस्याओं के समाधान में सहायक, मतलब शिक्षा देते समय आपको किस बच्चे को कहाँ कहाँ समस्या आ रही है वहां पर समाधान करने में उसकी मदद करिए। और यहाँ पर देखिए आप समझ ही रहे हैं, वातावरण का महत्व का प्रभाव दिया गया है। बिल्कुल एक अधिगमी के लिए बहुत अच्छा योगदान होगा, अधिगमी बेहतर कर पाए यदि उसके अनुकूल मिल जाए उसको क्या, इन्वायरमेंट। और आप जानते हैं यहाँ पर किसने इन्वायरमेंट को किसने महत्व दिया, वाटसन। अधिगमी पर परिवार का प्रभाव, बिल्कुल दोस्तों जैसा उसका परिवार होगा, जैसे परिवार में वो रहेगा। भैया आप ही बताइए, यदि बच्चा कोई ऐसे परिवार में रहता है जहां पर लगातार मम्मी पापा दोस्तों विश्व युद्ध करते हैं, जैसे कल करवा चौथ था, अब करवा चौथ पर तो दोस्तों जान ही रहे हैं, एक पति की खूब पूजा होती है, शाम को चांद निकलने के बाद खूब पूजा होती है, ओम जय पति देवता पूजा होती है। लेकिन बाकी 364 दिन पति की क्या हालत होती है ये भी आप जानते होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक बेचारा स्टेटस भी लगाया था, हमने देखा उसके व्हाट्सएप पे, कह रहा था आज ही के दिन हमारी आरती होगी, ऐसा कुछ लगाया था, हमें पूरी तरह से ध्यान नहीं है। बाकी के दिन तो हमारा राम नाम सत्य ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी परिवार में माता पिता विश्व युद्ध करेंगे, कलह करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट बच्चे पर जाने वाला है, वो बेहतर सीख नहीं पाएगा, उसका असर होगा, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में ऐसा आप कर रहे हैं। अधिगमी को संपूर्ण सामाजिक ज्ञान कराना चाहिए, समाज का भी ज्ञान उसको देना चाहिए। चरित्र निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान होना चाहिए, चरित्र का कैसे निर्माण होता है, कैसे बेहतर किया जाता है, इसका विश्लेषण करके उसको ज्ञान कराना चाहिए। अधिगमी को संस्कृत पृष्ठभूमि का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल भैया जिस संस्कृति से बच्चा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत देश में हर कदम पर संस्कृति चेंज होती है। बिहार की संस्कृति अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है, दिल्ली की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। तो एक शिक्षक को उसकी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चे की, और उसी के आधार पर उसका अधिगम कराना चाहिए, तभी बच्चा बेहतर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर लिखी हुई सारी चीज को आप इजीली समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं
आगे चल, अब देखिए आपके सामने खेल एवं खेल सिस्टम, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिगमी के विकास के लिए खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप जानते भी होंगे, हम बता दें, विकास के लिए खेल को महत्व देने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वह लेव वाइगोत्स्की है। कौन है? वाइगोत्स्की। इन्होंने खेल को महत्व दिया गया। जब दोस्तों हम लोग विकास के चैप्टर पर आएंगे और वहां पर जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहिलबर्ग का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर दोस्तों वाइगोत्स्की के बारे में आपको बहुत बेहतरीन से चर्चा करेंगे। और वाइगोत्स्की का आपने सुना होगा, जेडपीडी के बारे में जानेंगे, एमकेओ के बारे में जानेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी कहते हैं नजदीकी या समीपी विकास का क्षेत्र, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। मतलब वाइगोत्स्की का पूरा दोस्तों आपका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन खेल को जो महत्व देने वाला मनोवैज्ञानिक है वो वाइगोत्स्की ही है। ये मैंने बता दिया है। विकास को विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेलों को विभिन्न प्रकार, जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, झगड़ा करने वाले खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। खेलों के माध्यम से ही अधिगमी अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। मतलब जो उसकी सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उसको खेलों के माध्यम से भी व्यक्त करने की कोशिश करता है। शिक्षा में खेल सिस्टम को लाने का उद्देश्य शिक्षा को कैसा बनाना है, रुचिकर बनाना होता है। क्योंकि आप जानते हैं एक अधिगमी की रुचि दोस्तों किताबें अध्ययन करने में, किसी की रुचि, बच्चे की दोस्तों रुचि खेल में ही होती है। तो उसको रुचिकर बनाने के लिए शिक्षा में भी खेल को महत्व दिया गया है। शिक्षा में खेल सिस्टम के जनक जो है वह कौन है दोस्तों? कुक हैं, कॉल्डवेल कुक है। ये भी याद करने की आवश्यकता है, तो इसको आप इजीली याद करिए, है ना। कॉल्डवेल कुक को आप याद करिएगा। शिक्षा में खेल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। खेल पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां आपके सामने दी। इन शिक्षण विधियों को भी आप याद करने की आवश्यकता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी होंगी। ये भी बेहद जरूरी होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी खेल विधि आपके सामने दी गई है। देखिए, सबसे पहले एक खेल विधि दी गई है, किंडरगार्टन खेल विधि। इसके जनक जो है प्यारे बच्चों वह फ्रेडरिक फ्लोवेल हैं। कौन है? फ्रेडरिक फ्लोवेल इसके जनक हैं। मॉन्टेसरी विधि जो आपके सामने दी गई है, मॉन्टेसरी विधि के जनक जो है मारिया मॉन्टेसी हैं, जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने बाल्चर विधि दी गई है। इसके जनक बेडन पोवेल हैं। बेंका बेंटिका विधि जो दी गई है, इसके जो जनक हैं ये कॉल्टन वासवान है। इसको भी याद रखिएगा। ये खेल विधियां हैं, खेल पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, और इनके जनक या प्रतिपादक दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको चलते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी एक बार हम देख लेते, समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो पिछले चैप्टर से जो भी अभी मैंने खत्म कराया या पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ओके।
पहला सवाल आपके सामने क्या है? एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, कब कर सकता है? ये जो सवाल पूछा गया है केबीएस पीआरटी का सवाल है, 2023 में पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया है, अगर एक अधिगमी बेहतरीन विकास कर पाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, इसके लिए अध्यापक को अधिगमी के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और वही कह रहा है घनिष्ठ संबंध बनाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर के मतलब बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति बनकर के वह उसको बेहतर विकसित कर सकता है। दूसरा सवाल जो आपके सामने लिखा गया है, ये भी केबीएस पीआरटी 2023 में आया हुआ है। एक इफेक्टिव टीचर कब माना जाएगा? जो वह विद्यार्थी खुद सीखे और उसके सीखने में एक अध्यापक उसकी क्या करे? सहायता। मतलब बच्चा खुद से सीखे, अध्यापक समस्या समाधान में केवल उसकी मदद करे, तो निश्चित रूप से एक प्रभावी अध्यापक वह बन जाएगा, इफेक्टिव टीचर वह बन जाएगा। तीसरा सवाल आपके सामने लिखा है पाठ्यचर्या निर्माण में विषय केंद्रित उपागम को निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सीमा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि ऑप्शन इसमें नहीं है। ये मत समझना कि ये सवाल हो गए तो इसका मतलब अब हमारी कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं चलेगी, चलेगी। मैंने कहा ना, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद लगातार आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी। उसमें सवाल के 4 ऑप्शन भी रहेंगे और चारों ऑप्शन की दोस्तों पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, विस्तृत व्याख्या भी की जाएगी। पर अभी तो दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ है, तो उससे संबंधित कितना चीजें आप याद कर पाए हैं, यह जानने के लिए कुछ सवाल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। ये सवाल देखिए दोस्तों, पाठचर्या का निर्माण करना है, विषय केंद्रित उपागम को अपनाना है, तो कौन सी मुख्य सीमा होगी, क्या होगी? केबीएस में पूछा गया सवाल है। एक अधिगमकर्ताओं के अनुभवों को महत्व को छोड़ देना, मतलब एक अधिगमकर्ता के जो अनुभव हैं, इस महत्व को ड्रॉप आउट कर देना है। तब आपकी जो पाठचर्या बनेगी वह विशिष्ट विषय केंद्रित बन जाएगी। अगला सवाल है किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं? मतलब जो किशोरावस्था एज मैंने बताई थी, उस समय बालक एवं बालिकाएं क्या चाहते हैं? वे यही तो चाहते हैं कि हमारी बातों को महत्व दिया जाए समाज में, और कक्षा में भी वही चाहते हैं कि हमारे विचारों को, हमें हमारी बातों को महत्व दिया जाए। तो वह चाहते हैं कि हमें जो सहयोग मिले वह कैसा मिले? भावात्मक सहयोग मिले, भावात्मक, हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए, हमारे विचारों को अवहेलना ना की जाए, ये चाहते हैं। अगला, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनाने की अनुमति देती है? तो ज्ञान का निर्माता। बिल्कुल, मैंने अभी भी बताया है कि आपका जो एनईपी 2020 है, 2020, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, ये सब किसको, मतलब शिक्षा को कैसा बनाने पर महत्व देते हैं? बाल केंद्रित। मतलब गुरुजी अब भगवान नहीं है कि गुरुजी कक्षा में प्रवेश किए, उन्होंने कहा कॉपी खोलो, खोलो बेटा, मन किया तो चैप्टर नंबर 1 पर है, मन किया तो चैप्टर नंबर 5 पर है।
बच्चे का मन है हिंदी अध्ययन करने का, गुरुजी कह रहे हैं नहीं आज तो हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित है, मतलब बच्चे की रुचि, बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे के पूर्व ज्ञान, बच्चे की क्षमता को ध्यान में रख करके आपको अधिगम कराना होगा। इसलिए दोस्तों लिखा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनाने की अनुमति देती है? बिल्कुल, यदि बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बच्चे अपने संज्ञान का निर्माता कर बनेगा। अगला सवाल है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? बिल्कुल, यदि किसी बच्चे को अधिगम के लिए मोटिवेट किया जाए तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प जो है वह है पाठ को सबसे रोचक बनाना। बिल्कुल, मतलब एक अध्यापक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि पाठ को वह इतना रुचिकर बनाए कि बच्चा सीखने के लिए खुद मोटिवेट होकर के सीखे, सीखने के लिए उसकी रुचि जागृत हो जाए। ये एक अध्यापक का काम होता है। वह ऐसे प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करे जिसकी इस वजह से बच्चा रुचि के साथ उसको सीखे, ये अध्यापक का काम होता है। अगला, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों के बीच में की जानी। बिल्कुल, भाई आप ही बताइए, यदि एक बच्चा मेहनत करके कक्षा में पहला स्थान लेकर के आया है, अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रशंसा करने का मतलब उसको कोई फीडबैक नहीं देंगे, तो बच्चा तो हतोत्साहित हो जाएगा। उसको लगेगा हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, गुरुजी हमारा एक बार नाम तक नहीं लेते हैं। तो यदि बच्चे ने इस परीक्षा में मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आगे आने वाली परीक्षा में भी वह मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको बच्चे को सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए, मतलब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कक्षा में, उसके परिवार के सदस्यों के बीच में, ताकि बच्चा दोस्तों हतोत्साहित ना हो, बल्कि प्रोत्साहित होकर के आगे आने वाली परीक्षा में और भी बेहतर तैयारी करे। अगला सवाल आपके सामने क्या है? प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो लिखा हुआ है मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियम के अनुसार शिक्षा देना। बिल्कुल, विकास के आपको सिद्धांत नहीं बताए थे मैंने, कई सिद्धांत विकास के आपको बताए थे। तो यही विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि आप शिक्षा देंगे तो वो प्रकृति के अनुरूप अध्यापन का मीनिंग निकल के सामने आएगा और ऐसे ही बच्चे का विकास होगा। ये भी पीआरटी केवीएस का सवाल है जो आपके सामने आते हैं। अगला सवाल क्या है? विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं डांसिंग विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों के एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। सृजनशीलता का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों? सृजनशीलता का मतलब है जब बच्चा कुछ नया, अलग, हटके करना चाहे, तो नया अलग हटके तभी कर पाएगा जब आप उसको ऐसा माहौल देंगे, तभी तो बच्चा क्रिएटिव बन पाएगा। तो यदि एक बच्चे को क्रिएटिव बनाना है प्यारे बच्चों, तो उसको दोस्तों विभिन्न पहलुओं में उसका योगदान होना चाहिए। अधिक विज्ञान में, कला में, संगीत में, डांसिंग में विद्यालय की जो पत्रिका का प्रकाशन होता है उसमें भी उस बच्चे से मोटिवेट करिए, कहिए कुछ ऐसा लेख लिखिए जो विद्यालय की पत्रिका में मैं समाहित करूं। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में अध्ययन किए होंगे, तो सरस्वती विद्या मंदिर में प्रत्येक साल विद्यालय की एक पत्रिका मैगजीन निकलती है और इस मैगजीन में प्रिंसिपल के विचार, अध्यापक के विचार और जो भी बच्चे अपना खुद का विचार देना चाहते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। इससे बच्चा क्रिएटिव बनता है, सृजनशील बनता है। अगला सवाल है प्राथमिक शिक्षक के लिए किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? बिल्कुल, यदि आप प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
समझ रहे हैं कि नहीं? अगला सवाल है, शिक्षक को प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? विद्यार्थी। बिल्कुल भैया, शिक्षक का दायित्व है बच्चे की मम्मी के प्रति थोड़ी ना होगा यार, ना बच्चे के पापा के प्रति होगा। शिक्षक का जो दायित्व है वह विद्यार्थी के पर पहला दायित्व होगा कि बच्चे को की सृजनशीलता का विकास करना है, बच्चे का मानसिक विकास करना है, बच्चे का शारीरिक, बच्चे का सामाजिक विकास करना है, बच्चे का संवेगात्मक विकास करना है। अगला सवाल है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए विद्यार्थियों के सोचने की शक्ति को क्या करना? विकसित करना। बिल्कुल, हम बच्चे को ऐसा अधिगम कराएंगे कि बच्चा क्रिएटिव बने, समस्या का समाधान सोचने में माहिर हो बच्चा, क्योंकि हर जगह तो आप नहीं पहुंच जाएंगे समस्या का समाधान करने के। तो बच्चे की सोचने की शक्ति विकसित करने, ये एक अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये भी दोस्तों आपके सामने सवाल दिया। अच्छा, ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। चैप्टर से संबंधित जो सवाल थे वो भी फिनिश हो चुके हैं, और इसके अलावा भी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं जो यूथ की किताब में मिल जाएंगे आपको, और जो किताब में मिल जाएंगे सवाल, वो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद उसकी भी बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, ताकि परीक्षा से संबंधित आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख पाए और आगामी परीक्षा की उसी आधार पे प्रिपरेशन भी कर पाए। तो एक नया चैप्टर है, नया चैप्टर नए दिन ही स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं और कुछ घर से भी आप अध्ययन करके आ सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जो टीचिंग है, इस टीचिंग को कौन कौन से एलिमेंट इफेक्ट डालते हैं इस पर, वही लिखा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मत जाना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर टीचिंग किसे कहते हैं। याद करिए पहला लेक्चर, उसी में समय मैंने बताया था टीचिंग किसे कहते हैं। अब टीचिंग को कौन कौन से एलिमेंट इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। इसको पॉइंट्स में भी मैं समझा दूंगा, पूरी किताबी भाषा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट्स लिखेंगे और उससे संबंधित कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इजीली आप बता पाएंगे। तो ये आपको खुद से पढ़ के आना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं व्यक्तिगत ये कारक ही दिए गए हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमारी टीचिंग को प्रभावित करेंगे, ये सारे के सारे कारक ही दिए गए हैं। विद्यालय की परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं, बौद्धिक कारक भी प्रभावित करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सारा एक डायग्राम बनाकर भी आपको दिखाया गया है। शिक्षण के उद्देश्य की पहचान, टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, ये भी आपके सामने लिखा है। संज्ञान का विकास करना, सामाजिक विकास करना, ये सारे उद्देश्य तो इसकी भी चर्चा करेंगे। अधिगम के उद्देश्य का व्यवहारिक रूप भी लिखेंगे। कुल मिला के ये सब जो चीजें आप देख पा रहे हैं, ये कल की क्लास में ही पॉसिबल होंगी, कल की क्लास में ही पॉसिबल होंगी। इसलिए वापस आते हैं और यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इसको, है ना। वापस ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से कल अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार दिल से दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।